सपोज ये मैंने आपको एक पॉइंट दिया P, ये मान लो P पॉइंट दिया, तो मैंने आपको ये समझाया था कि एक वेक्टर है जिसको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम दिया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर की P पोजीशन बताने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स लिख दें, मान लो 2, 3, 4, मान लो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 3, 4, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट है और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट है। अगर z में बना नहीं पाऊंगा, z को रहने देता हूँ, मैं सिंपल दो ही कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ और एक 4 लेता हूँ। इसका मतलब इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4। और अगर मैं कहूँ कि इसे ड्रॉ करो 3 और 4, तो आप एक इमेजिनरी लाइन, ये पॉइंट P है, आप एक इमेजिनरी पॉइंट लेंगे, ये इमेजिनरी पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट, ये देखो ये लाइन लेंगे, तो इस पॉइंट की ये वैल्यू कितनी होगी x के अलोंग 3 और y के अलोंग वैल्यू क्या होगी 4। कोई डाउट इसमें? x के अलोंग 3, y के अलोंग 4, कोई डाउट इसमें? अब P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4, और ये तो चलो मैथ्स हो गया। फिजिक्स के हिसाब से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, फ्रॉम ओरिजिन। तो अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे OP वेक्टर की वैल्यू लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओगे बोलो? OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या? हाँ, OP वेक्टर के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक कंपोनेंट कितना है 3 और एक कंपोनेंट कितना है 4। तो क्या मैं ऐसा लिखूं 3 i कैप 4 j कैप, सही है? तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स को फिजिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको ऐसा लिख दिया गया कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट अगर 4 है तो 3 i कैप और 4 j कैप। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसका मतलब कि आज के बाद अगर आप मुझे कोई P कोऑर्डिनेट दोगे 3 एंड 4 और मुझसे ये पूछोगे कि इसका पोजीशन वेक्टर लिख के दिखा, तो मैं डायग्राम तक भी ड्रॉ नहीं करूंगा। मेरे को पता है कि x कंपोनेंट कितना है 3, तो 3 के पीछे क्या लगेगा i कैप, और y का कंपोनेंट कितना है 4, इसके पीछे क्या लगेगा j कैप। तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम तो माइंड में होगा कैलकुलेट। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? और उसी तरीके से अगर मैं P का कोऑर्डिनेट दूंगा 2, 3, 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर बोलो क्या बनेगा 2 i कैप 3 j कैप 5 k कैप। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड AB वेक्टर। फाइंड AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालने का मतलब वेक्टर फॉर्म में बताओ, और वेक्टर फॉर्म में बताने का मतलब इन टर्म्स ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप बताओ। फाइंड AB वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू भी बताओ। AB वेक्टर बताओ और इसकी वैल्यू भी बताओ। इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट A एंड फाइनल पॉइंट B, मतलब आपकी बॉडी A से कहाँ पे गई B पे, तो आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रही है। तो बॉडी कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, A से B डिस्प्लेस हो रही है। तो आपको उस वेक्टर का नाम बताना है क्या है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। पहला इनिशियल पॉइंट क्या है A। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 एंड -1। तो अगर मैं कोई एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, O से लेके A वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, तो बोलो OA वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी 1 i कैप 2 j कैप -1 k कैप। फिर बॉडी कहाँ पे गई B का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2, 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है OB वेक्टर, क्या बनेगा OB वेक्टर बनेगा 3 i कैप 2 j कैप 2 k कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? OB वेक्टर, इधर से OA वेक्टर आ गया, इधर से OB वेक्टर आ गया। लेकिन ना मेरे को OA वेक्टर चाहिए ना मुझे OB वेक्टर चाहिए, मेरे को तो AB वेक्टर चाहिए। क्वेश्चन में मेंशन किया फाइंड AB वेक्टर। फिर एक पेन लो और एक वेक्टर ड्रॉ करो, कहाँ से कहाँ A से B, एरो यहाँ जाना चाहिए। अगर वो बोलता BA वेक्टर तो एरो यहाँ आना चाहिए, वो बोलता AB वेक्टर तो एरो यहाँ जाना चाहिए। तो दिस इज AB वेक्टर, और मुझे इस वेक्टर की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
चाहे पॉइंट क्लियर है, डायग्राम क्लियर है? तो आप इन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो वेक्टर निकालते हो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होते। वो कौन से वेक्टर होते हैं? पोजीशन वेक्टर होते हैं। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से बनाए जाते हैं? फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से यहाँ तक इसका ए का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से यहाँ तक इसका सेकंड पोजीशन वेक्टर। और याद करो थ्योरी में बताया था एक पॉइंट ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। क्या मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ इसमें? यस कि नो? ट्राइंगल लॉ कैसे देखते हो? ट्राइंगल लॉ जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर में। दिख रहा है सेम ऑर्डर? ओ ए और ए बी आर इन सेम ऑर्डर एंड ओ बी वेक्टर क्लोजिंग साइड है, और जो क्लोजिंग साइड है वो क्या होती है? रिजल्टेंट की वैल्यू। तो क्या लगेगा ट्राइंगल लॉ? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्लियर है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो फिर ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर आएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर मेरे को पता है, ओ ए वेक्टर मुझे पता है, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा? आई में से आई को माइनस करो, 3i माइनस आई इज 2i, 2j माइनस माइनस 2j इज 0, 2k प्लस k इज 3k। तो यहाँ से क्या आया? ए बी वेक्टर। तो मेरे को क्या निकालना है? एक ए बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। कैसे नोट करना कर सकते हो? बट पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो अगर आपकी बॉडी ए से बी पर जा रही है तो कैसे ओ ए वेक्टर लेना है, ओ बी वेक्टर लेना है, और फिर वहां से ट्राइंगल लॉ से ए बी वेक्टर निकलेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से? हाँ हाँ, मत लिखो, चलेगा। ये देखो, ये और ये कॉन्टिन्यूस है ना, सेम ऑर्डर है, और ये ऑपोजिट ऑर्डर है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर।
एंड में, अच्छा एंड में तो ए भी वेक्टर आ गया। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है किसी वेक्टर का? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का, जीरो मत लिखो कोई बात नहीं, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर ऐसे निकलेगा मैग्नीट्यूड इसका। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं इसमें। तो आज मैं आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे लेक्चर में। आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कोई थ्योरी नहीं है, मतलब है बहुत थोड़ी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा है, ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं और आप घर पे उन टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चेक करो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। पहले ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक, जो क्वेश्चन मिस किया अभी तो फिर से आने वाला है, उसमें कर लेंगे। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। तुम्हें कोई ए वेक्टर दे दिया गया है, कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप है, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप है, सी वेक्टर का सी कैप है, एक्स एक्सिस का आई कैप है, वाई एक्सिस का जे कैप है और जेड एक्सिस का के कैप है। तो ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नाम क्या रखूं। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। और ए कैप कहां से निकल के आएगा? ए वेक्टर में से निकल के आएगा। तो ए कैप और ए वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि वो तो ए वेक्टर का पार्ट है। तो ए वेक्टर और ए कैप की डायरेक्शन सेम है। और जब फिजिक्स में दो चीजों की, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, तो यानी कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मैथ्स नहीं है कि लाइनें पैरेलल है। पैरेलल इसे भी बोलते हैं कि अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा भी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो दे आर पैरेलल। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर शुड बी जीरो। तो अगर ए वेक्टर है और उसमें से ए कैप निकाला और ए कैप ए वेक्टर का पार्ट है, तो ए कैप और ए वेक्टर आर आपस में पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या है? दे आर इन सेम डायरेक्शन। क्या यहां तक क्लियर है? अब इस केस में फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नाम क्या है? ए कैप। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नाम है ए कैप, और हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। ए कैप क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। याद है, करवाया था। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए कैप आ जाएगा। ठीक, ए कैप आ गया। तो ए वेक्टर कितना गिवन है? आई प्लस 2j प्लस 3k। और ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें एक वेक्टर लेंगे और उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर √14 आएगा। आप इसे ब्रेक कर लें, आई कैप बाई √14, जे कैप बाई √14, 3 बाई √14, के कैप, आंसर। दिस इज द आंसर। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ना, किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है? लास्ट टाइम सिखाया था ना कि आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लो, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो, के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो और उसका अंडर रूट ले लो। कराया तो लंबा तरीका था रेजोल्यूशन से, पर ये शॉर्टकट था कि आप सिंपली इसका अंडर रूट लोगे तो आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? और ब्रेक करके ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, तो इसे नोट कर लें प्लीज। और यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, तो ए वेक्टर से यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकलेगा? और वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर को ए कैप, ए से क्या कर देना है? डिवाइड। ठीक है, अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर बाकी सब तो ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैंने कहा जिसकी वैल्यू 1 है वही होता है। कह रहे वो शक्ल से लग नहीं रहा 1 है। किसी को लग रहा है वो 1 है? क्या वो 1 है? तो फिर कैसे जस्टिफाई करें आंसर? क्या दोगे?
यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये तो पता नहीं क्या आ गया, तो ये कोई यूनिट वेक्टर हुआ? गलत हो सकता है क्या? नहीं नहीं होगा तो ठीक, लिख के लाया तो ठीक ही होगा, पर इसका आंसर दो, ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ? वो यूनिट वेक्टर कैसे हुआ बताओ, बोलो। बिल्कुल सही, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के तो देखो, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करो, आंसर 1 आ रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि यूनिट वेक्टर देखने में लगे ना लगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हर हालत में 1 होगा, तो ये यूनिट वेक्टर ही है। तुम्हारे देखने से कुछ ना होगा, तुम्हें तो पता भी ना लगेगा यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं, तो तुम्हें मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा मॉड लेके चेकिंग करके पता लगता है कि आंसर 1 है। हालांकि ये कोई करवाता नहीं है, बट लेकिन आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये 1 क्यों है, ठीक है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि शायद देखने में 1 होगा, जैसे आई कैप देखने में 1 है, 1 आई कैप, जे कैप देखने में 1 जे कैप है, ये देखने में ऐसा नहीं है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे यूनिट वेक्टर की वैल्यू को निकाला जाएगा इसमें। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? निकाल लोगे? अगर आज की बात कोई बी वेक्टर या ए वेक्टर देगा, उसको यूनिट वेक्टर निकालने का एक ही तरीका है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सही। नेक्स्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहे यूनिट वेक्टर तो निकालो, पर किसका निकालो? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर का आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं रिजल्टेंट का नाम आ गया तो लगाओ फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। एक चीज समझ लो, अगर मैं आपको a की वैल्यू दूं 10, b की वैल्यू दूं 20 और दोनों के बीच में एंगल दूं 30 डिग्री और आपसे r की वैल्यू पूछूं, आप बोलना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos ऑफ 30। सही है। पर अगर मैं आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना दूं, मैं आपको प्रॉपर ए वेक्टर दूं, वेक्टर का मतलब इंक्लूडिंग डायरेक्शंस, और आई कैप जे कैप के कैप क्या बता रही हैं आपको? डायरेक्शन बता रही हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ऐसे ही मैं आपको भी वेक्टर दूं, वेक्टर फॉर्म में दूं, मैग्नीट्यूड ना दूं, और आपसे रिजल्टेंट वेक्टर पूछूं, जब मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं ना, तो ऐड करके आप मुझे वेक्टर ही वापस करेंगे। जब मैं आपको मैग्नीट्यूड दूं ए बी थीटा, तो आप मुझे आर का मैग्नीट्यूड देंगे। अब मैग्नीट्यूड से वेक्टर तो वैसे भी निकाल नहीं सकते, तो आर का फॉर्मूला कब लगेगा? रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, जब मैं आपको ए और बी और थीटा की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। पर अगर मैं आपको ए वेक्टर दूं बी वेक्टर दूं और आपसे रिजल्टेंट वेक्टर पूछूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने कोई मैग्नीट्यूड नहीं करना, आपने ए वेक्टर को एज इट इज पुट कर देना है, आपने बी वेक्टर को एज इट इज पुट कर देना है, आई वाली टर्म में आई को ऐड कर देना है 4, जे वाली टर्म में जे को ऐड कर देना है, के वाली टर्म में के को ऐड कर देना है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? आर वेक्टर की। तो आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्या? रिजल्टेंट, यानी कि यूनिट वेक्टर किसका निकालना है? आर वेक्टर का, रिजल्टेंट का। और रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर वेक्टर है, उसके यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा? आर कैप। ए वेक्टर का ए कैप, आर वेक्टर का आर कैप। और क्या होगा फॉर्मूला? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और ये आर कैप जो होगा ये किसके पैरेलल होगा? आर वेक्टर के, क्योंकि आर वेक्टर से ही निकला हुआ आर कैप है। तो आर कैप और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
तभी तो बोल रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ। तो पैरेलल तो बाद में निकलेगा, यूनिट वेक्टर बाद में निकलेगा, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। तो पहले इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। फिर यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आंसर। तो ऐसे निकलेगा अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पहले यूनिट वेक्टर नहीं निकलेगा, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, फिर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया और क्या करना है इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो पहले इन दोनों का क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा, और ये यूनिट वेक्टर आर वेक्टर के पैरेलल ही होगा। ऐसे पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो 1 ही आएगा, मतलब निकालने की आज की, अगर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया मतलब ही नहीं क्वेश्चन 1 आए। अगर ये फॉर्मूला तो बना ही इसलिए कि आंसर आना ही 1 है। ये फर्स्ट डे मेरी समझ में आती कहानी की क्या करवाया था, ये तो अब समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर निकलते कैसे हैं। और इसकी डेफिनेशन बहुत सही बनी हुई है, क्योंकि आंसर एंड में सॉल्व करने पे 1 ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। जिनका हो गया वो ये करे। ठीक, क्वेश्चन है अ वेक्टर एक्स वेक्टर, देखो एक्स नहीं है एक्स वेक्टर है, एक वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, एक्स वेक्टर को ऐड कर दिया, किस में ऐड किया, ए वेक्टर में ऐड किया, नहीं किस में ऐड किया, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसका नाम क्या है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐड किया, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बोलो इस वेक्टर का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप। तो आंसर क्या आएगा, जे कैप। तो बताओ एक्स वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अपने को ऐसे करना चाहिए, अ वेक्टर एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मान लो आंसर क्या आता है, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट का आर वेक्टर, इट विल गिव वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि इसका नाम क्या है, जे कैप। तो अगर मैं एक्स वेक्टर को रिजल्टेंट में ऐड करूं तो आंसर जे कैप आएगा। अब मुझे ये पता है कि आर वेक्टर का मतलब क्या है, किसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक्स वेक्टर when added to resultant of a vector and b vector that is r vector will give j cap। ये पॉइंट क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो x वेक्टर प्लस a वेक्टर का मतलब है 3 i कैप, 3 i कैप
-5 जे कैप +7 के कैप। बी वेक्टर का मतलब 2 आई कैप 4 जे कैप -3 के कैप विल गिव जे कैप, राइट। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर और जे कैप तो है ही। नेक्स्ट है, अब ऐड कर लो एक्स वेक्टर प्लस आई को आई में ऐड करते हैं, क्या आएगा 5 आई कैप, जे को जे में करेंगे क्या आएगा -जे कैप, के को के में करेंगे +4 के कैप विल गिव जे कैप। अब एक्स वेक्टर की वैल्यू निकाल लें, एक्स वेक्टर 5 आई कैप राइट में जाएगा तो क्या बनेगा -5 आई कैप, जे इधर जाएगा तो +2 जे कैप -4 के कैप आंसर। तो कैसे निकलेगा एक्स वेक्टर, क्लियर है। तो एक्स वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्टेंट में ऐड कर दो और आपके पास जे कैप आएगा, वहां से अलजेब्रा सॉल्व करके एक्स वेक्टर निकाल लेना। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक आंसर इतना है बस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है।